कहानी की शुरुआत में एक सुपरमार्केट के अंदर हम एक आयरिस नाम की लड़की और एक जोस नाम के लड़के को देखते हैं। इन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलती है, इन दोनों को एक दूसरे से लगाव हो जाता है, जिसके बाद से ये दोनों एक दूसरे के साथ अपना काफी टाइम एक्सपेंड करते हैं। अब एक दूसरे के साथ रहते रहते इन दोनों को बहुत टाइम हो चुका था, इसीलिए जोस अपनी गर्लफ्रेंड आयरिस को अपने दोस्त के यहाँ एक पार्टी में लेके जाता है। इसके बाद ही ये दोनों पार्टी वाली लोकेशन पे पहुंचते हैं, जहाँ पे जोस की एक दोस्त भी आई थी, लेकिन वो किसी कारणवश इसको पसंद नहीं कर रही थी। इसके बाद ही हमें वो दोस्त भी दिखता है जिसने ये पार्टी ऑर्गेनाइज की है और जिसका ये घर है। दरअसल ये बहुत ज्यादा अमीर है और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक माफिया है। इसके बाद ही हमें यहाँ पे दो लड़के और दिखाए जाते हैं। इनमें से एक का नाम पैट्रिक है और एक उसी का दोस्त है, और ये दोनों आपस में एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। अब ये दोनों लड़के होने के बावजूद भी एक दूसरे से क्यों प्यार करते हैं, ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। धीरे धीरे समय बीतता है, दिन ढलता है और शाम हो जाती है। यहाँ पे आए सारे लोग बहुत एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं। सुबह हो जाती है। आयरिस जोस से घर के पास वाली नदी के बारे में बात करती है। वो उससे कहती है कि चलो नदी के किनारे एंजॉय करते हैं, लेकिन वही जोस कहता है कि तुम जब तक नदी के पास चलो मैं इतने में नहा के आता हूँ। अब आयरिस नदी के किनारे चली जाती है। वो वहाँ पे खड़ी थी और अपने जेब में जैसे ही हाथ डालती है, उसके अंदर से एक चाकू निकलता है। वो उस चाकू को देख के हैरान होती है क्योंकि उस चाकू को उसने नहीं रखा था। इतने में ही उस घर का मालिक, जो कि अमीर दोस्त था, वहाँ पे आ जाता है। उसको देखते ही आयरिस अपना चाकू वापस रख लेती है। आयरिस वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो कहता है कि तुम यहीं रुक जाओ जब तक हम कुछ बैठ के बातें करते हैं। आयरिस खैर रुकना नहीं चाहती, लेकिन उसके कहने पे वो रुक जाती है। दरअसल वो आयरिस को हवस भरी नजरों से देख रहा था। कुछ देर बाद ही वो एक अजीब बात कहता है। वो आयरिस से कहता है कि तुम मेरी पीठ पे लोशन लगा दो, जिसके बाद आयरिस ना चाहते हुए भी उसके पीठ पे वो लोशन लगाने लगती है। लेकिन उस मकान मालिक की हरकतें यहीं पे नहीं थमती। धीरे धीरे उसकी उम्मीदें बढ़ने लगती है। वो आयरिस का हाथ पकड़ लेता है। वो आयरिस को पकड़ के और अपने करीब कर लेता है। आयरिस को ये बात अजीब लगती है। वो उससे कहती है कि ये गलत हरकत है, ऐसा मत करो। लेकिन वही मकान मालिक कहता है कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, जैसा जैसा मैं कहता हूँ बस तुम वैसा करती जाओ। लेकिन अब ये बात आयरिस को बर्दाश्त नहीं होती और वो लोशन का डब्बा उसके सर पे मारती है, जिसके बाद मकान मालिक को भी गुस्सा आता है और वो भी उसको एक थप्पड़ मार देता है। इसके बाद ही दोनों के बीच हाथापाई चालू हो जाती है। मकान मालिक आयरिस के ऊपर आ जाता है, जिसके बाद आयरिस अपनी जेब से उस चाकू को बाहर निकालती है और मकान मालिक के गले में घोंप के उसकी हत्या कर देती है। कुछ देर बाद ही आयरिस अपने हाथों में चाकू लेके खून में लथपथ वापस हाउस के अंदर अपने दोस्तों के पास आती है। वो उनके पास आके कहती है कि मैंने उसको मार डाला, मैं ऐसा करना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वो मेरी जान लेने वाला था, मैंने अपने बचाव में उसको मार डाला। आयरिस अपना आपा खो चुकी थी। जिसके बाद जोस उसके पास आता है और उसे शट डाउन होने के लिए कहता है और आयरिस शट डाउन हो जाती है। उसके शट डाउन होते ही जोस उसे रस्सियों के सहारे कुर्सी के ऊपर बांध देता है। कहानी के इस मोड़ पे हमें ये बात भी पता लगती है कि आयरिस कोई ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है। अब इसके बाद ही जोस का एक दोस्त उसके पास आता है और उससे कहता है कि ये तो एक रोबोट है, ये भला किसी की जान कैसे ले सकती है। जिस बात के ऊपर जोस अपने दोस्त को समझाते हुए कहता है कि फिलहाल अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, दरअसल अभी मुझे इससे बात करनी है, इसीलिए अभी के लिए तुम यहाँ से जाओ। अपने दोस्त के वहाँ से जाते ही एक बार जोस वापस से आयरिस को ऑन करता है। आयरिस जैसे ही ऑन होती है उसी बात को वापस दोहराने लगती है। वो कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने जो कुछ भी किया अपने बचाव में किया, मैं उसे मारना नहीं चाहती थी, वो मेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था। जिसके बाद जोस उससे कहता है कि तुम्हें उसे नहीं मारना चाहिए था क्योंकि तुम एक रोबोट हो, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। लेकिन ये बात आयरिस सुन के चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले वो इस बात से अनजान थी कि वो एक रोबोट है। वो जोस से कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर ऐसा होता तो मैं हर चीज को कैसे महसूस कर पाती। दरअसल आयरिस एक ऐसी रोबोट है जो इंसानी भावनाओं को महसूस कर सकती है और उसके अंदर भी फीलिंग्स है। और यहाँ पे आयरिस जोस से ये बात भी कहती है कि मैं हर एक फीलिंग रखने के साथ साथ तुमसे प्यार भी करती हूँ, और एक रोबोट ऐसा भला कैसे कर सकता है। वो उससे ये भी कहती है कि हमने बहुत सारा टाइम एक साथ बिताया है, हम एक साथ बहुत सारी ट्रिप्स पे गए हैं। जिसके बाद जोस उससे कहता है कि ये तुमने जो कुछ भी किया है ये सब तुम्हारे अंदर प्रोग्राम्ड है, इसीलिए तुम ऐसा करती हो। तुम्हारे फीलिंग्स, तुम्हारे सोच, तुम्हारे विचार, ये सब कुछ एक प्रोग्रामिंग है। इसके बाद सीन चेंज हो जाता है। हम उस सीन को देखते हैं जब रोबोटिक कंपनी वाले आयरिस को पहली बार जोस के घर पे लेकर आए थे। उन्होंने जोस से कहा था कि तुम एक बार इससे जैसा भी लिंक बना लोगे ये तुम्हारे साथ भी वैसा ही अपना रिश्ता रखेगी। दरअसल ये कंपनी ह्यूमनॉइड रोबोट्स बनाती है। इस कंपनी का मोटिव है कि इन रोबोट्स के जरिए इंसानों के खाली जीवन को भरा जा सके। दरअसल इन रोबोट्स की प्रोग्रामिंग कुछ इस प्रकार की गई है कि ये अपने कंपेनियन के लिए बहुत ज्यादा लॉयल रहते हैं। इसीलिए जब पहली बार आयरिस का सिस्टम पूरी तरीके से इंस्टॉल हो जाता है तो जोस उसके सामने जाके
करके एक प्यार वाला लिंक बना लेता है, जिसके बाद से आयरिस जोस को अपना कंपेनियन मानती है। यानी कि इस मूवी की शुरुआत में हमने जो ये सुपरमार्केट का सीन देखा था, असल में ये सीन कभी हुआ ही नहीं था। असल बात तो ये है कि ये सीन आयरिस के सिस्टम में प्रोग्राम करके डाला गया है और इस सीन की वजह से ही जोस और आयरिस के बीच में प्यार है। आयरिस को लगता है कि उसने जोस के साथ बहुत सारा टाइम एक्सपेंड किया है, वो एक दूसरे के साथ बहुत सारी जगहों पे गए हैं, ट्रिप्स पे गए हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आयरिस और जोस को मिले मात्र एक हफ्ता ही हुआ है। जोस आयरिस को बताता है कि जब तुम इमोशनल होती हो तो तुम्हारे आंखों से आंसू नहीं निकलते, बल्कि तुम्हारे अंदर एक छोटा सा वाटर टैंक है, यानी कि तुम्हारे आंखों से निकलने वाला ये फ्लूइड पानी है। ये बातें सुनने के बाद भी आयरिस कहती है कि चाहे जो भी हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स है। और इतने में ही जोस की फीमेल फ्रेंड यहाँ पे आ जाती है। वो यहाँ आने के बाद जोस से कहती है कि अभी तक तुमने इसे शट डाउन नहीं किया। इस बात को सुनते ही आयरिस को पता लग जाता है कि वो लोग उसे बंद करने वाले हैं, जिसके बाद जोस अपनी फ्रेंड को बात करने के लिए कमरे के अंदर लेके जाता है। इन दोनों के बातों के दौरान हमें ये पता चलता है मकान मालिक का मर्डर ये पूरी प्लानिंग थी। जोस और उसके बाकी के साथ ही उसका मर्डर करवा के उसकी सारी प्रॉपर्टी हथियाना चाहते थे। उन लोगों ने ही आयरिस के जेब में वो चाकू डाला था। जोस अपनी दोस्त से कहता है कि हमारा रास्ता बिल्कुल साफ है, मैं कंपनी के आने से पहले ही आयरिस को रिस्टार्ट कर दूंगा, जिससे उसका पूरा सिस्टम रिबूट हो जाएगा और वो सारी बातें भूल जाएगी और सारा ब्लेम हम उसके ऊपर डाल देंगे। इधर आयरिस को वो चाकू वापस दिख जाता है। वो चेयर खिसका के चाकू के पास जाती है और चेयर को गिरा के उस चाकू को लेने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में ही जोस वहाँ पे आ जाता है। जोस जैसे ही आयरिस के नजदीक जाता है, वो उस चाकू से उसके गले पे वार कर देती है, जिससे जोस जख्मी हो जाता है और गिर जाता है। वो मौका पाते ही जोस का डिवाइस लेती है और वहाँ से बाहर जंगल की तरफ चली जाती है। ये वही डिवाइस है जिससे आयरिस को कंट्रोल किया जाता है और इसी डिवाइस के अंदर आयरिस के सारे एक्सेस हैं। बाकी के दोस्त आयरिस को जंगल की तरफ जाता हुआ तो देखते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। पैट्रिक के दोस्त को अब पता चल चुका था कि आयरिस की जेब में चाकू जोस ने ही डाला था। जोस भी अब उसे पूरी सच्चाई बताता है और कहता है कि सब कुछ एक प्लानिंग थी और अगर अब हमने आयरिस को नहीं पकड़ा तो यहाँ पे मौजूद हम सारे लोग फंस जाएंगे। जोस पैट्रिक के दोस्त के सामने एक पेन ड्राइव रखता है और कहता है कि मैं इस पेन ड्राइव के सहारे आयरिस को पूरी तरह से बदल सकता हूँ। फिर वो उसे पैसों वाले कमरे में लेके जाता है और उसे वहाँ पे पड़े पैसे दिखाता है। जोस उन पैसों को दिखाते हुए कहता है कि इन पैसों के 3 हिस्से होंगे, जिन पैसों को हम इक्वली आपस में बांट के काफी अच्छी जिंदगी बिता सकते हैं। इस बात पे पैट्रिक का दोस्त कहता है कि तुम पैट्रिक को कैसे भूल सकते हो, इन पैसों के 4 हिस्से होने चाहिए। जिसके बाद जोस कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करने वाला, लेकिन पैट्रिक का दोस्त कहता है कि नहीं, तुम्हें ऐसा करना ही होगा और उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। और इन्हीं बातों के दौरान पैट्रिक का दोस्त पैट्रिक को शट डाउन कर देता है। यहाँ पे एक और अनोखी बात हमें पता चलती है कि पैट्रिक भी एक रोबोट है। अब यहाँ पे जोस की फीमेल फ्रेंड इनको शांत करवाते हुए कहती है कि यहाँ पे टोटल 12 मिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं, जिनमें से हम तुम्हें 4 मिलियन डॉलर्स देने वाले हैं। बदले में तुम्हें हमारी मदद करनी होगी और तुम भी नहीं फंसोगे। जिसके बाद वो मान तो जाता है, लेकिन कहता है कि गन मैं अपने पास रखूंगा क्योंकि आयरिस बहुत ही खतरनाक है। और उसके बाद वो अपने कंपेनियन पैट्रिक को ऑन कर देता है। इधर हम देखते हैं कि आयरिस भागती हुई जंगलों के काफी ज्यादा अंदर आ चुकी है। उसके हाथ में डिवाइस था, वो डिवाइस को ऑन करती है। अच्छी बात थी कि उसे डिवाइस का पासवर्ड भी पता था। वो पासवर्ड खोलने के बाद डिवाइस सेटिंग में जाती है, जहाँ पे उसे इंटेलिजेंस का ऑप्शन दिखता है। वो देखती है कि इंटेलिजेंस को बस 40% रखा गया है, जिसको वो बढ़ा के पूरे 100% कर देती है। यानी कि अब आयरिस का दिमाग अब से 100% काम करेगा। इधर हम जोस को देखते हैं जो अपने दोस्तों से कहता है कि हमें 2-2 की टीम बनाकर आयरिस को जल्द से जल्द ढूंढना होगा। अब यहाँ पे ये सारे लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। पैट्रिक और उसका दोस्त अब एक साथ जाके आयरिस को ढूंढने का फैसला करते हैं और जोस अपनी फीमेल फ्रेंड के साथ जाता है। आयरिस जब पैट्रिक और उसके दोस्त को देखती है तो एक मोटे से पेड़ के पीछे जाकर छुप जाती है। वहाँ पे पैट्रिक और उसका दोस्त आपस में बातें करने लगते हैं, जो कि आयरिस भी सुन रही होती है। पैट्रिक का दोस्त उससे कहता है कि जोस ने पहले से ही उस मकान मालिक को मारने का फैसला कर लिया था, लेकिन उसने मुझे इस प्लान के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। लेकिन जब वो फंसने वाला है तो उसे मेरी मदद चाहिए। ये भला कैसा दोस्त है? वो कहता है कि उसने आयरिस को भी इसीलिए खरीदा था ताकि वो उसके जरिए उस मकान मालिक का मर्डर करवा सके। ये बात सुनने के बाद पैट्रिक कहता है कि मैं भी एक रोबोट हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ ऐसा ही करोगे? जिसपे पैट्रिक का दोस्त कहता है कि आखिरकार तुम्हें पता कैसे चला कि तुम एक रोबोट हो? जिसपे पैट्रिक जवाब देते हुए कहता है कि हम दोनों काफी टाइम से एक साथ रह रहे हैं, बस पता चल गया मुझे। इसके बाद पैट्रिक उस प्यार वाले लम्हे को याद करता है जब दोनों के बीच ये प्यार का रिश्ता बना था। पैट्रिक अपने दोस्त से बताता है कि मुझे आज भी वो नाइट फेस्टिवल याद है जब हम दोनों पहली बार एक दूसरे को मिले थे और हमें एक दूसरे से प्यार हो गया था। जिसके बाद पैट्रिक का दोस्त पैट्रिक से कहता है कि तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ भी गलत नहीं करूंगा क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इतने दिनों से रह रहा हूँ और मुझे भी तुमसे बेहद प्यार है। इन दोनों के बीच में ये बातें चल ही रही होती है। इतने में ही आयरिस के फोन पे
बेल बजने लगती है, जिससे इन दोनों को ये मालूम हो जाता है कि आयरिस वहाँ पेड़ के पीछे छुपी हुई है। पैट्रिक का दोस्त उसके ऊपर निशाना लगाता है, लेकिन उसका निशाना नहीं लगता और आयरिस वहाँ से भागने लगती है। अब ये देखते हुए पैट्रिक दूसरी तरफ से जाता है और आयरिस को धक्का देके गिरा देता है, जिसकी वजह से वो दोनों एक खाई में घिसटते हुए नीचे गिरने लगते हैं। अब इससे पहले कि पैट्रिक का दोस्त वापस से आयरिस के ऊपर गन से हमला करता, इतने में दोनों के बीच में छीना झपटी होने लगती है और गलती से वो गोली पैट्रिक के दोस्त को लग जाती है और मौके पे ही पैट्रिक की दोस्त की मौत हो जाती है। ये सब कुछ पैट्रिक ऊपर से खड़ा हुआ देख लेता है। इतने में ही वहाँ पे जॉस और उसकी दोस्त भी आ जाते हैं। अब यहाँ से आयरिस भागती हुई वापस हाउस के पास जाती है और वहाँ पे जाने के बाद जॉस की हाईटेक कार में बैठ के खुद को लॉक कर लेती है। आयरिस के पीछे पीछे जॉस भी वहाँ पे आ जाता है और जैसे ही वो कार का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, आयरिस उसका हाथ दरवाजे में कुचल देती है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये थी कि कार स्टार्ट नहीं होती, क्योंकि वो बस वॉइस कमांड से चालू होती है, यानी कि उसे जॉस के कमांड की जरूरत है। आयरिस के पास टाइम कम होता है क्योंकि जॉस कार के शीशे को तोड़ रहा होता है। आयरिस अब यहाँ पे दिमाग लगाती है और अपने आवाज की पिच को चेंज करने लगती है, जब तक कि उसकी आवाज जॉस की आवाज से मेल न खाने लग जाए। कुछ सेटिंग्स के बाद ही उसकी आवाज जॉस की आवाज से मेल खाने लगती है और वो कार को चलने का कमांड देती है, जिससे कार स्टार्ट हो जाती है। आयरिस वहाँ से कार लेके जल्दी से भाग जाती है। इधर जॉस का भी दिमाग चलता है। वो घर के अंदर जाता है और पुलिस को कॉल करता है। वो वहाँ पे रिपोर्ट दर्ज करवा देता है कि उसकी कार चोरी हो गई है। जैसे ही कार की रिपोर्ट दर्ज होती है, यहाँ पे कार अपने आप बंद हो जाती है। उसके बाद ही जॉस उसी फोन से अपने फोन पे कॉल करता है, जो कि आयरिस के पास होता है। वो उस पे कॉल करके कहता है कि तुम जहाँ भी हो वापस घर लौट आओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तुम एक रोबोट हो, इसीलिए तुम्हें कोई सजा नहीं होगी, और अगर तुम्हें इस बात का भी बुरा लग रहा है तो मैं तुम्हारे अंदर कुछ चेंजेस करके तुम्हें ठीक कर दूंगा, जिससे कि तुम सारी बातें भूल जाओगी। वो उसे बहलाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, हम दोनों एक साथ मिलकर पूरी जिंदगी बिताएंगे। जिस पे आयरिस कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, तुमने मुझे उस मकान मालिक को मारने के लिए इस्तेमाल किया है, तुमने मुझे इसीलिए खरीदा भी था। मैंने पैट्रिक और उसके दोस्त की सारी बातें सुन ली है। वो कहती है कि मैं यहाँ से दूर जाना चाहती हूँ, मैं भी अपनी जिंदगी को जीना चाहती हूँ, अब मैं लौट कर वापस कभी भी नहीं आऊंगी। जिसके बाद जॉस कॉल को कट करता है और वो भाग के पैट्रिक के दोस्त के पास जाता है। वो उसके फोन को निकालता है और वो पैट्रिक के अंदर कुछ चेंजेस करने लगता है। वो पैट्रिक के गुस्से को 100% कर देता है और उसके बाद वो पैट्रिक को शट डाउन करके वापस उसे रीसेट कर देता है। तो जॉस उससे खुद को स्कैन करवाता है। अब पैट्रिक जॉस से प्यार करने लगा था। वो पैट्रिक को कहता है कि अगर तुम मुझसे प्यार करना चाहते हो और तुम मेरे साथ रहना चाहते हो तो हम साथ रहेंगे, लेकिन आयरिस ऐसा नहीं होने देगी, इसीलिए इससे पहले तुम्हें आयरिस को पकड़ के मेरे पास लाना होगा। यहाँ पे सड़क के किनारे आयरिस लॉक कार के अंदर फंसी होती है और वो शीशे को तोड़ के कार से बाहर आने की कोशिश कर रही होती है। इतने में ही यहाँ से एक पुलिस की गाड़ी गुजरती है और पुलिस वाला उसे ऐसा करते हुए देख लेता है। जब पुलिस ऑफिसर अपनी गाड़ी से उतर के आयरिस के पास जा ही रहा होता है, इतने में आयरिस भी कार से बाहर आ चुकी थी। आयरिस के अंदर एक और खास बात थी, आयरिस को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया था कि वो झूठ नहीं बोल सकती। इसीलिए पुलिस ऑफिसर के पूछने पे कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, वो उससे बताती है कि वो यहाँ पे पार्टी करने के लिए आई थी। यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर एक घर है जहाँ पे वो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही थी। पुलिस ऑफिसर को पता होता है कि वो घर किसका है, इसीलिए वो आयरिस की हालत देखते हुए और उसकी कार की हालत देखते हुए वापस उसे उसी घर में ड्रॉप करने की बात कहता है। लेकिन आयरिस उससे कहती है कि उस घर का मालिक मुझ पे गंदी नजर रख रहा था और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, इसीलिए मैंने उसको मार डाला और मेरे दोस्त अब मुझे मारना चाहते हैं। इतने में ही पैट्रिक वहाँ पे आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर पे हमला कर देता है। वो पुलिस ऑफिसर की बहुत बुरी तरीके से पिटाई करता है और उसे जान से ही मार डालता है। वो वहाँ पे पहुँचते ही जॉस का डिवाइस लेता है और आयरिस को शट डाउन कर देता है और उसे अपने साथ कार में बिठा के वापस ले आता है। यहाँ पे जॉस की दोस्त को सारा मामला अब गंभीर होते हुए नजर आता है, इसीलिए वो सारे पैसों को पैक करके यहाँ से जाने की बात कहती है। वो जॉस से कहती है कि ये सारा किया कराया तुम्हारा है, इसीलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ और इन सभी चीजों को अब तुम संभालो। लेकिन वही जॉस कहता है कि तुम यहाँ से ऐसे ही नहीं जा सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी वजह से ही इस घर के मालिक को मारा था और अब तुम्हें भी मेरी हर एक सिचुएशन में मेरा साथ देना होगा। लेकिन वो जॉस से लड़के वहाँ से जाने लगती है। जॉस पैट्रिक से उसे रोकने के लिए कहता है। पैट्रिक चाकू उठाता है और उसकी पीठ में घोंप देता है, क्योंकि पैट्रिक का गुस्सा पूरे 100% था। जिसके बाद उसका बहुत सारा खून निकलने लगता है और कुछ देर बाद वो भी दम तोड़ देती है। अब इसके बाद जॉस अपनी दोस्त को दफन कर देता है और फिर वो आयरिस को दोबारा स्टार्ट करता है। जब आयरिस स्टार्ट होती है तो वो देखती है कि उसके हाथ में हथकड़ियां लगी हुई थी, जिनसे वो चाह के भी आजाद नहीं हो सकती। जॉस उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारा डेटा डिलीट करके तुम्हें वापस से ठीक करने वाला था और अपने साथ रखने वाला था, लेकिन मैं अब तुम्हें खत्म कर दूंगा। लेकिन आयरिस का दिमाग इस टाइम पूरे 100% काम कर रहा होता है। वो जॉस से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है। वो हर एक
बात कहने लगती है जो उसके दिमाग में चल रही होती है, जिससे जो उसको पता लग जाता है कि इसका इंटेलिजेंस इस टाइम पे 100% पे है। वो डिवाइस से सेटिंग को चेंज कर देता है और इंटेलिजेंस सेटिंग को पूरे 0% पे कर देता है। अब आइरिस का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। अब वो वही करती है जो जोस उससे करवाना चाहता है। जोस उसका हाथ आगे करवाता है और उसके हाथ के नीचे एक मोमबत्ती रख देता है, जिससे कुछ देर बाद ही आइरिस का हाथ जल जाता है और उसका मशीनरी पार्ट दिखने लगता है। अब इस टाइम पे जोस कंपनी वालों को फोन करता है और पैट्रिक से कहता है कि वो उस मोमबत्ती को बुझा दे। वो आइरिस को निर्देश देता है कि वो गन उठाए और अपने माथे पे लगाए। आइरिस अब बिल्कुल वैसा ही करती है जैसा कि जोस उससे करने के लिए कहता है। उसके बाद जोस आइरिस को खुद को शूट करने के लिए कहता है और आइरिस ऐसा कर देती है, जिससे आइरिस खत्म हो जाती है। उसके बाद जब कंपनी वाले आते हैं तो वो उनको गलत कहानियां बताता है। उसने पैट्रिक को पुलिस ऑफिसर का यूनिफॉर्म पहना के वहाँ पे बिठा दिया था, जो कि जोस के हाँ में हाँ मिला रहा था। इसीलिए कंपनी वालों को जोस की कही किसी भी बात को मानने में देरी नहीं लगी। लेकिन उसी कंपनी का एक वर्कर कहता है कि हम फ्रॉड से बचने के लिए हर एक रोबोट के अंदर एक डिवाइस लगाते हैं जो कि आसपास की सारी घटनाओं को रिकॉर्ड करता है। और अच्छी बात तो यह है कि हम उस डिवाइस से सारा रिकॉर्डिंग डेटा रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि वो डिवाइस रोबोट के कमर के पास प्लेस होता है। लेकिन आइरिस ने वो गोली अपने सर पे मारी थी, इसीलिए वो डिवाइस अभी भी सेफ है। ये सब सुनने के बाद जोस को टेंशन हो जाती है, क्योंकि अगर वो डेटा रिकवर हो गया तो उसकी सारी सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। कंपनी वाले आइरिस को अब यहाँ से ले जाते हैं और उसे अपनी गाड़ी में डाल देते हैं। कंपनी वाले आइरिस को यहाँ से ले जाते टाइम उसे रीस्टार्ट प्रोसेस के लिए डाल देते हैं। वो जैसे ही अपनी कार में बैठ के यहाँ से जाने ही वाले होते हैं, इतने में गन लेके पैट्रिक वहाँ पे आ जाता है और ड्राइवर को शूट कर देता है। ये देख के कंपनी का दूसरा वर्कर डर जाता है और डर के मारे जंगलों के अंदर भाग जाता है। इधर आइरिस का रीस्टार्ट प्रोसेस पूरा हो जाता है और वो जाग जाती है। जंगल में पैट्रिक उस दूसरे वर्कर को भी ढूंढ निकालता है और वो जैसे ही उसे मारने वाला होता है उसकी गन की बुलेट्स खत्म हो जाती है। पैट्रिक अब उसे गला दबा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन इतने में ही वहाँ पे आइरिस आ जाती है। वो पैट्रिक को इलेक्ट्रिक शॉक देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे पैट्रिक को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उल्टा वो आइरिस को थप्पड़ मार के जमीन पे गिरा देता है। फिर वो उसकी तरफ हमला करने के लिए आगे धीरे धीरे बढ़ने लगता है। आइरिस उससे कहती है कि जोस तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, उसने तुम्हारी यादों को मिटा दिया है। वो कहती है कि तुम्हारा कोई और पार्टनर था जो तुमसे बेहद प्यार करता था। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है। पैट्रिक भी अपने दिमाग पे जोर डालता है और उसकी पुरानी यादें उसके सामने आने लगती है। वो अपने कैंपेनियन के साथ बिताए हर एक अच्छे पल को याद करता है और उन पलों को याद करके उसे इतना दुख होता है कि वो गुस्से के मारे अपनी जान ले लेता है। फिर आइरिस उस कंपनी वर्कर से बात करती है। वो कंपनी वर्कर आइरिस को वैसा ही कन्वर्ट कर देता है जैसा वो चाहती थी। अब आइरिस किसी के भी कंट्रोल में नहीं है। आइरिस अब जोस के पास जाती है। जोस उसे अपने डिवाइस से स्विच ऑफ करने की कोशिश करता है, लेकिन अब वो ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि उस कंपनी वर्कर ने आइरिस के ऊपर से सारे कंट्रोल्स को हटा दिया है। वो वहाँ जोस के ऊपर गन तान देती है, लेकिन जोस इस बात से घबराता नहीं है। वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो। जिसके बाद आइरिस वापस से जोस के बहकावे में आ जाती है और वो उसके ऊपर हमला कर देता है। जिसके बाद वो आइरिस को बेरहमी से मारता है क्योंकि वो आइरिस को डिस्ट्रॉय करना चाहता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। अंत में वो आइरिस को नीचे गिरा के एक गन से उसे वहां मारने वाला होता है जहाँ पे उसका सारा डेटा सेव होता है। लेकिन जोस इस बात से अनजान था कि आइरिस के हाथ में भी वेपन है। आइरिस अपने वेपन का इस्तेमाल करती है और उसे जोस के सर में घुसा देती है, जिससे जोस की वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं आइरिस अपने जीवन में काफी खुश है। वो वहाँ से सारे पैसे और लग्जरियस कार लेके अपनी आगे की जिंदगी जीने के लिए निकल पड़ती है। अब उसे कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। इसी के साथ ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी।